वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो बांग्लादेश के में जो अपहीवल हुआ है, जो तख्ता पलट गया है गवर्नमेंट का, शेख हसीना रिजाइन कर इंडिया भाग कर आ गई हैं, तो ये जो तख्ता बदला है बांग्लादेश में और जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है उसके ताल्लुक से बात करना चाह रहा हूँ। मैं 5 नुक्ते आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 5 पॉइंट्स, 5 बिंदियाँ जो इंडिया की पॉलिसी को लेकर है बांग्लादेश की तरफ से। इट इज नॉट अबाउट बांग्लादेश की सियासत, बट इट इज अबाउट इंडिया की पॉलिसी और इसका क्या असर होगा कि इंडिया की जियो पॉलिटिक्स पर, इंडिया की सिक्योरिटी पर और इंडिया के नेबरहुड पर। तो उसके 5 नुक्ते मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने एक बहुत ही अच्छा शो किया है कॉन्वर्सेशंस का संजय भारद्वाज के साथ, आप वो देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको आखिर में लगा दूंगा। और मैंने कई जगहों पर, सत्य हिंदी पर फॉर एग्जांपल, और अजीत अंजुम के पैनल पर भी मैंने बांग्लादेश की क्राइसिस डिस्कस किया है। वो वीडियोस लिंक्स मैं अपनी कम्युनिटी चैनल पर लगा दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और ये मसला इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है, तो वी विल कंटिन्यू टॉकिंग टू इट। लेकिन आज मैं सिर्फ इंडिया की पॉलिसी को लेकर उस पर क्या असर हो रहा है एंड व्हाट इट मींस, बिकॉज ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक फेलियर है, आप माने या ना माने। तो बट दिस इज ए फेलियर। इट्स लाइक सेइंग कि हमने एग्जाम लिख दिया, स्कोर कार्ड 0 आया, लेकिन उसमें भी आप एग्जामिनर की तारीफें ही करते रहे। बट दिस इज नॉट द केस। दिस इज एन अटर फेलियर ऑफ इंडिया रीजनल पॉलिसी, और उसका जो नतीजा आ रहा है, इंडिया हैज नॉट अचीव्ड इट्स गोल्स, व्हिच मींस द पॉलिसी इज ए फेलियर। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो पहली जो खबर आई है, सारे इंडियन अखबारात में छपी है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो बेसिकली आईएसआई ने चाइना के प्रेशर में कहिए, या चाइना के इंस्टिगेशन से, या चाइना के मफाद बढ़ाने के लिए आईएसआई ने जमात इस्लामी और उसके जो स्टूडेंट विंग है, इस्लामी छात्र शिविर, इन लोगों को मोटिवेट करके उन्होंने ये ऑर्केस्ट्रेट एक किस्म से रिजीम चेंज करवा दिया बांग्लादेश में, ताकि अब जो गवर्नमेंट आएगी बांग्लादेश में, ना सिर्फ इट बी रेडिकल, बल्कि इट विल बी एंटी इंडिया एंड विल बी प्रो चाइना। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक हो रहे हैं, आप सारे अखबारात में देख सकते हैं। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो छपी है उसके एक स्क्रीनशॉट में आप अभी आप देख रहे हैं। ये रिपोर्ट लीक हुई है, तो इसको लेके मुझे आपके सामने कई सवाल करूंगा, बट लेकिन ये एक नया नुक्ता है, एक नया डायरेक्शन जो इंट्रोड्यूस हो गया है डिबेट में। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि नाउ देयर आर ऑल्टरनेटिव थियरीज कि हो क्या रहा है। अभी तक तो हम इस थियरी से जा रहे थे कि शेख हसीना का जो रूल था वो बहुत अथॉरिटेरियन हो रहा था, डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी बांग्लादेश में, इलेक्शंस तो बिल्कुल फार्सिकल हो गए थे, एक पार्टी ही लड़ रही थी, तो एक वन पार्टी स्टेट बन गया था, जैसे कि चाइना, कम्युनिस्ट चाइना हुआ करता था। बांग्लादेश कोई ऑपोजिशन नहीं, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे वो सारे के सारे जेल में बंद थे, गवर्नमेंट करप्ट हो गई थी, और फिर ऊपर से ये जो कोटा सिस्टम या उनका रिजर्वेशंस कहिए, अफर्मेटिव एक्शन, वो बेसिकली जो भी पार्टी से कनेक्टेड थे, अवामी लीग या शेख हसीना की पार्टी, सिर्फ उनको फायदे हो रहे थे। तो आम लोगों की जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, खासतौर से स्टूडेंट्स की, बहुत पढ़े लिखे स्टूडेंट्स, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई जॉब्स नहीं था। द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग लेकिन देयर वाज नो जॉब्स, जिस तरह इंडिया का भी हाल है, इकोनॉमी विदाउट जॉब्स, जीडीपी ग्रोथ विदाउट जॉब्स। तो क्या फायदा इस ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसका मतलब ये है कि थोड़े बहुत 10, 15, 20, 25 या 1%, 2%, 5% लोग बहुत अमीर बनते जा रहे हैं, इसलिए टोटल जीडीपी बढ़ रहा है। बट एवरीबडी एल्स, इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपके पास पहले 10 अंगूर थे, अब आपके पास 100 अंगूर है, लेकिन भूखे उतने ही हैं, क्योंकि पूरे जो नए अंगूर आ रहे हैं वो चंद ही लोग खा रहे हैं। सो इट इज लाइक दैट, जीडीपी ग्रोथ विदाउट जॉब्स का जो था, तो उसमें ये फ्रस्ट्रेशन जाहिर हुआ, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन, अप्रोर, और उसके खिलाफ ये रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन आप लोगों को, जैसा मैंने बताया था पहली बार भी शो में, कि
there are two innings to this game. पहला इनिंग ये था कि कोटा के खिलाफ स्टूडेंट्स ने अपोज किया, फिर इमीडिएटली चंद हफ्तों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम जो 56% कोटा था उसको 7% कर दिया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स वापस घर नहीं गए, वो डिमांड करने लगे कि जो प्रोटेस्ट में लोग मारे गए थे, कह रहे हैं कि 200 स्टूडेंट्स तक मारे गए थे, बिकॉज पुलिस ने पहले तो बहुत सप्रेस करने की कोशिश की। ना सिर्फ वो जो स्टूडेंट विंग थी अवामी लीग की, वो मतलब बेसिकली जो गुंडे उन्होंने पाल रखे थे, उन्होंने भी पब्लिक को बहुत मारा पुलिस की मदद के साथ। तो ये किस किस्म का मुल्क है जहाँ गुंडे भी आते हैं पुलिस के साथ? ये इंडिया में भी होता है, बजरंग दल वगैरह जाते हैं पुलिस के साथ मुसलमानों को मारने या लिंचिंग वगैरह करने के बाद। कई ऐसे केसेस है जहां वो लिंच करके, काउ विजिलेंस लिंच करके फिर पुलिस की मदद और फिर पॉलिटिशियंस की मदद से बच जाते हैं। तो सेम सिनेरियो यहाँ बांग्लादेश में भी हो रहा था। तो जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ, जो सेकंड इनिंग्स हुई प्रोटेस्ट की, वो डिमांड ये कर रहे थे कि जिन लोगों ने कत्ल किया स्टूडेंट्स का, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन फिर वो जाके बदल गया इन वन पॉइंट डिमांड के शेख हसीना शुड रिजाइन। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि किसने इस प्रोटेस्ट को एक नया मोड़ दिया, कौन सी बात? तो यहाँ पे सारे ये थियरीज आ रहे हैं कि एंटी इंडिया फोर्सेस वहाँ पे आ गए, चाइनीज पैसे से आईएसआई ने बेसिकली जमात इस्लामी जो स्टूडेंट विंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट में घुस गई थी, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को एक नया रुख दे दिया और बेसिकली दे वर वेरी सक्सेसफुल। और इसमें बेसिकली अमेरिका का भी रोल दिया जा रहा है कि अमेरिका का एम्बेडेड डीप स्टेट जो अमेरिका का है वो यहाँ पर रिजीम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, दुनिया में हर जगह अमेरिका और चाइना का कंपटीशन चल रहा है, जिसमें इंडिया इज मोर क्लोजर टू अमेरिका देन चाइना, क्वाड में वगैरह। तो ये जो थियरी है कि चाइना और अमेरिका दोनों ने मिलकर रिजीम करवाई चेंज, इट्स काइंड ऑफ डजंट मेक सेंस। हाँ, ये जरूर इट मेक सेंस कि पाकिस्तान की आईएसआई हैज एसेट्स इन बांग्लादेश और वो अपना जो जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग है उसके थ्रू दे हैव हैड सम इम्पैक्ट, ये थ्योरी मान सकते हैं। तो जो ऑल्टरनेटिव थ्योरी ये आने लगी है। लेकिन मेरा सवाल उठता है कि डॉक्टर जयशंकर ने जो राज्यसभा को ये स्टेटमेंट दिया, आपने देखा होगा उनका वीडियो, जाके देखा, कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट के ये हुआ ये हुआ ये हुआ। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर इंडिया आ गई है और जनरल साहब वहाँ पे जो वक़ारुज़्ज़मा हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ही इज़ गोइंग टू टेक चार्ज, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर इलेक्शन करवा देंगे, एज इफ जैसा कि इंडिया के राज्यसभा के मेंबर्स अखबार नहीं पढ़ते हैं। He did not talk about this theory. उन्होंने कोई इंटेलिजेंस असेसमेंट नहीं दिया, उन्होंने कोई नेट असेसमेंट नहीं दिया, उन्होंने कोई ऐसा डायग्नोसिस नहीं दिया कि व्हाट डज द इंडियन गवर्नमेंट थिंक इज गोइंग टू हैपन। और इंडिया क्या कर रहा था? None of that. So I was very disappointed to see Dr. Jaishankar's statement in Rajya Sabha. अगर आप बड़े खुश हो रहे हैं, you think it is brilliant, जाए पढ़े और देखें वीडियो। There's nothing in it. तो तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रेस करना चाह रहा हूँ, वो द फेलियर ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस। यानी दूध उबल गया, अब बात कर रहे हैं कि अरे चूल्हा गर्म था। भाई, अगर आपको पता था कि आईएसआई और चाइना मिलकर जमात इस्लामी के थ्रू ये सब कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? व्हाई डिडंट यू ट्राई टू स्टॉप इट? तो ये सवाल उठाना चाहिए, ये पार्लियामेंट में उठना चाहिए कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या किया। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस। इनको क्या पता नहीं था कि ये हो रहा है पहले से? अगर पता था कि ये हो रहा है तो इन्होंने रोकने के लिए क्या किया? क्यों उन्होंने अलाउ किया कि शेख हसीना इतना ब्रूटली लोगों को दबाने की कोशिश करे कि वो रेवोल्यूशन बढ़ जाए? क्या इनका असेसमेंट गलत था कि दे थॉट कि शी विल बी एबल टू कंट्रोल इट, आयरन लेडी है, शी विल मैनेज, हमने तो रिपोर्ट दे दी उनको कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है आपके साथ? आई थिंक इट इज ऑल रबिश। फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस ने जब देखा कि जो पहली इनिंग थी प्रोटेस्ट की वो जितनी सक्सेसफुल थी, तो उनको लगा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड दे मूव्ड इन देन। जो सेकेंड इनिंग्स है वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, एक्सटर्नली गाइडेड भी है, एंड उसका जो रुख बदला इज फ्रॉम देम, बिकॉज दे सॉ के अरे ये कमजोर है, इतनी सख्त नहीं है, शी इज नॉट एज टफ एज शी लुक्स। और सबसे बड़ा जो सिंगल इंपॉर्टेंट रीजन है
शेख हसीना का रिजाइन होना इज बिकॉज द मिलिट्री रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद हर। अगर मिलिट्री साथ देती तो ये दबा दे सकते थे प्रोटेस्ट को। तो इसमें एक सवाल उठना चाहिए कि इंडिया आजकल इंडिया में ना पूजा करते हैं पॉलिटिशियंस की, ट्रम्प की भी पूजा करते हैं। पूजा पूजा पूजा, अरे होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, आपके नौकर है गवर्नमेंट, आपकी नौकर है। इट हैज टू सर्व योर इंटरेस्ट, ना कि आपका भगवान। ये रॉ बार बार फेल होते जा रहा है। व्हाई आर दे होल्डिंग इट अकाउंटेबल? इंडिया यहाँ पे अमेरिका में इतना गंद कर दिया थ्रू इट्स फेल्ड ऑपरेशंस, पकड़े गए, एक्सपोज हो गए, केस चल रहा है, एम्बैरेसमेंट आफ्टर एम्बैरेसमेंट। और फिर ये बांग्लादेश, दे डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट मॉलडीव्स। क्या पता नहीं था कि मॉलडीव्स में क्या हो रहा था? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया मॉलडीव्स में? उनके जो प्रॉक्सीज थे उसको इलेक्शन जिताने के लिए कोई सवाल पूछता ही नहीं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि दिस इज अ बिग फेलियर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस। एक, आई एम पूरी तरह से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पूरी तरह से नहीं पता था क्या हो क्या रहा है। अब वो बना रहे हैं और लीक कर रहे हैं मीडिया को। मीडिया को क्यों लीक कर रहे हैं? प्रेजेंट करें पार्लियामेंट में जाकर रिपोर्ट क्या हुआ। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। चौथी पॉइंट है, दिस इज अ फेलियर ऑफ इंडिया बांग्लादेश पॉलिसी। देखिए, जो नेबरहुड पॉलिसी है, हाँ आइए हम इलेक्शन जीते हैं, हमारे इनॉग्रेशन को आया, दैट इज नॉट पॉलिसी। उससे पॉलिसी नहीं बदल जाती। यू हैव टू हैव कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने $8 बिलियन से ज्यादा खर्च किया है बांग्लादेश पर। इंडिया के लिए इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और देखें आज वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स और एट अ रिस्क। अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है, अब अगर मोहम्मद यूनुस बन जाते हैं इंटरिम लीडर, तो ही इज कंसिडर्ड कि बेसिकली वो अमेरिका के पिट्ठू हैं, ही इज अ फ्रंट एंड प्रॉक्सी फॉर अमेरिका। तो यू विल सी ए मोर पॉजिटिव प्रो इंडिया पोजीशन। लेकिन अगर ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट आता है जिसमें अवामी लीग बाहर हो और बीएनपी और जमात इस्लामी के ही लोग हो, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी क्वाइट हॉस्टाइल टू इंडिया। दो वजूहत की वजह से। एक, बिकॉज दे विल बी प्रो चाइना, दे विल बी एंटी इंडिया। और टू, बिकॉज ऑफ द हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा जो चल रहा है। मोदी जब बांग्लादेश गए तो वो मंदिरों की चक्कर काट रहे थे, एंड जिस तरह से उन्हें घुसपैठिया कह दिया मुसलमानों को, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अपने इलेक्शन में जो एंटी मुस्लिम रेटरिक को कहते हैं, वो बांग्लादेश में बहुत धूम धूम हो रहा है। अखबारात में पढ़ के देखें आप, पिछले 2-3 महीनों से, जब से इंडिया के इलेक्शंस हुए हैं। इसलिए वहां पे भी इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो गई थी बांग्लादेश में। दिस इज द फेलियर ऑफ द बांग्लादेश पॉलिसी। देखिए, इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्रेट पावर एज द वर्ल्ड पावर, जो बन सकता है, इंडिया के पास पोटेंशियल है, दे नीड टू गेट राइट पीपल विद द राइट पॉलिसीज। अगर आप दुनिया के दादा बनना चाहते हैं ना, दैट इज व्हाट अमेरिका इज, द हेजिमॉन ऑफ द वर्ल्ड, द डोमिनेंट ग्लोबल पावर। अगर आपको दुनिया का दादा बनना है ना, तो पहले आप अपने मोहल्ले के दादा बने। अगर आपकी दादागिरी अपने मोहल्ले में नहीं चलती, तो क्या शहर में क्या दादागिरी, क्या दुनिया में दादागिरी चलाएंगे आप? और इंडिया का जो मोहल्ला है, दैट इज साउथ एशिया, उसका नेबरहुड फर्स्ट। मॉलडीव्स गया, अब बांग्लादेश गया। और दूसरे जो नेबर्स हैं, जो न्यूक्लियर पावर नेबर्स है, चाइना और पाकिस्तान, वो तो दुश्मनी है। तो कौन है दोस्त? मेरा पांचवा मुद्दा ये है, यहाँ पे इतना एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम हेटरेड है इंडिया में कि हद नहीं। दुनिया में इतनी घटिया कमेंट्री कोई नहीं करता सिवाय इंडिया से जो आता है, खास इस्लामोफोबिक कमेंट। आप देख ली, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो नीचे देख ले कमेंट्स में, इसी वीडियो के आपको सब तमाशा नजर आ जाएगा। जो नफरत भरी बातें करते हैं वो, और फिर ऊपर से आप दोस्त बनना चाहते हैं, उसके ऊपर से आप जाके गले मिल जाते हैं जाके अरबों के शेखों के। साउथ एशिया में 8 मुल्क हैं। म्यांमार को मैं साउथ एशिया में नहीं गिनता। ये नक्शा जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए लिया कि इट वाज गुड एंड इट वाज फ्री। तो म्यांमार को छोड़ दें, बाकी के साउथ एशिया में 8 मुल्क हैं। इस 8 मुल्क में
ये दिस इज इंडियाज नेबरहुड, इसको इंडिया में हिंदुत्ववादी अखंड भारत भी कहते हैं, उसमें तो म्यांमार भी आ जाता है। पर एनीवे जो साउथ एशिया है उसमें 8 मुल्क हैं, जिसमें 4 मुल्क मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स। सबसे कम परसेंटेज बांग्लादेश में 90% मुसलमान हैं, 9.5% हिंदू हैं, बाकी 99%, 100% और पाकिस्तान में 96 पॉइंट कुछ परसेंट लोग मुसलमान हैं। 2 हिंदू मेजॉरिटी मुल्क हैं, नेपाल और इंडिया में तकरीबन थर्ड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है, 220 मिलियन के, 20-22 करोड़ इंडिया में। तो जो सबसे बड़ा हिंदू मुल्क है उसके अंदर ही 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं, और 2 बुद्धिस्ट मेजॉरिटी मुल्क है, श्रीलंका और भूटान। एट द मोमेंट इंडिया के ताल्लुकात किससे अच्छे हैं ये खुद आप गिन लें। बांग्लादेश इज गॉन, मालदीव्स इज गॉन, पाकिस्तान इज गॉन, चाइना को तो हम गिन ही रहे हैं, अगर चाइना को गिन लें तो और भी आउट। तो रह गए भूटान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इतना छोटा सा मुल्क है, कुछ 5 लाख उसकी आबादी है। वो हम जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ हैदराबाद में, शायद उसके उतना है वो पूरा मुल्क। भूटान और श्रीलंका के साथ भी ताल्लुकात अब अच्छे हुए हैं, इंडिया ने जब उसको इकोनॉमिक गारंटीज दिए हैं और चाइना ने मदद नहीं की, बट फंसावा तो है चाइना का मतलब हम्बन टोटा का पोर्ट ले रहे हैं, वो चाइना का नेवल बेस है। जो 4 मुस्लिम मुल्क है इंडिया साउथ एशिया में, अब उसमें से 3 मुल्कों के साथ इंडिया का ताल्लुक अच्छा नहीं है, मालदीव्स, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और सिर्फ उसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात है इंडिया के जो सबसे ज्यादा रेडिकल इस्लामिक ग्रुप है, तालिबान। यानी सिर्फ तालिबान जो टेररिस्ट कहते हैं लोगों उनको, वो है इनकी दोस्त। यहाँ पे आके लोग इस्लाम के खिलाफ रेडिकल इस्लाम ये वो बातें करते हैं, जिहादी वगैरह, वो सारे के सारे इंडिया के दोस्त हैं, तालिबान। इंडिया बेस्ट फ्रेंड इज तालिबान इन साउथ एशिया, जिसको इंडिया रिकॉग्नाइज भी नहीं करती, उनकी गवर्नमेंट को इंटरेक्ट तो करती, इज ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशंस, बट ऑफिशियली अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं की उनको। जितना बैकवर्ड मुल्क और आइडियोलॉजी जो तालिबान की है सारी दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि दे आर लाइक द वहाबीज, दे आर नॉट। आप वुमेन्स लिटरेसी रेट सऊदी अरेबिया में देख लें और वुमेन्स लिटरेसी रेट तालिबान को, उन्होंने तो पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं आफ्टर 6th ग्रेड। तो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। ये जो बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, इट इज वेरी सीरियस। इंडिया का नेबरहुड अब इंडिया का नहीं रहा, इंडिया का नेबरहुड अब इंडिया का नहीं रहा, चाइना का हो गया है, जो सबसे 2 बड़े मुल्क है साउथ एशिया में, पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के अलावा, वो अब चाइना के हो गए। देखिए आप जाके सिपरी में जो वेपन्स एक्सपोर्ट्स है, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर, कभी इंडिया रहता है कभी सऊदी अरेबिया, सबसे ज्यादा हथियार दूसरों से खरीद, यानी इंडिया आत्मनिर्भर नहीं है व्हेन इट कम्स टू वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग। देख लें आप रिपोर्ट्स, गूगल करें, सबसे ज्यादा बिगेस्ट वेपन्स बायर इंडिया। लेकिन आप एक्सपोर्ट्स को देखें जाकर, तो जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं वो उसमें ऑब्वियसली द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, रशिया है, फ्रांस है, इजराइल है, जर्मनी है, बेसिकली सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं। सिर्फ चाइना एक नॉन वेस्टर्न कंट्री है, बिग एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स। लेकिन चाइना का जो एक्सपोर्ट्स हैं वेपन्स की, वो सिर्फ 2 मुल्क को जाते हैं। ऑल ऑफ चाइनाज वेपन्स गो ओनली टू 2 कंट्रीज, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, साउथ एशिया में इंडिया के नेबर्स, याजूज माजूज, वन ऑन द राइट वन ऑन द लेफ्ट। सो दिस इज द बिग, फ्रॉम a सिक्योरिटी परस्पेक्टिव ये बहुत खतरनाक है इंडिया के लिए, इंडिया के एम्बिशंस, इंडिया को। देखिए यूं सोचिए कि साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स इज लाइक प्लेइंग रणजी ट्रॉफी। अगर आप रणजी ट्रॉफी खेलने में ही फंस गए तो आप वर्ल्ड कप कब खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट कब खेलेंगे? तो इंडिया फंस गया है साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में, डीलिंग विद
مالڈیوز اینڈ طالبان. مالڈیوز میں نیوی آ گئی ہے چائنا کی. بنگلہ دیش میں چائنا کا انفلوئنس بڑھتے جا رہا ہے. سو اف آل آف دیز ہیپنس, بنگلہ دیش بہت کریٹیکل ہے. وہ انڈیا کے 2 ٹکڑے کر دے سکتا, پورا کا پورا نارتھ ایسٹ الگ ہو جا سکتا ہے, جس پہ نظر رکھے چائنا. سو آئی تھنک دیٹ وی نیڈ اے سیریس, بہت ہی سیریس گمبھیر ایک ڈبیٹ ہے, ڈسکشن ہونا چاہیے کہ انڈیا کی فورن پالیسی کر کیا رہی ہے. جیسا آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں I'm very unhappy with this development, اور غصے میں بھی ہوں, اور اب میں زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا. Anyway, so I will stop now. یہ میرے 5 نقطے تھے کہ انڈیا کا اب صرف ایک ہی مسلم فرینڈ ہے ساؤتھ ایشیا میں, وہ طالبان ہے. I'm going to stop with that. میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. پلیز سبسکرائب ٹو Conversations. ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن دبائیں, یہ ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کریں. Until next time, I will see you and we will talk a bit more about Olympics, sports and cricket. اس پہ بھی میری نظر ہے. چاہ رہا تھا کہ اگر یہ بنگلہ دیش کا نہیں ہوتا ڈسٹریکشن, تو شاید میں اولمپکس پہ ابھی تک ایک conversation کر لیا ہوتا. But until next time, take care. I am your host, Muqtadar Khan.